आइए मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। हाँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन बोलो? रैंकिंग हो गए? नहीं हुए? अरे घर पे नहीं लगे क्या? हाँ जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से, फिर नया टॉपिक भी शुरू करना क्वेश्चन। बोलो क्या पढ़ो, थोड़ा जोर से बोलो बेटा, बोलो क्या अच्छे से पढ़ो। ठीक है, 36 बच्चे हैं। देखो सभी लोग ध्यान दीजिए, नए वाले भी पुराने वाले भी, और जिनके पास सवाल नहीं भी लिखा वो सब लोग भी बेटा इंपॉर्टेंट सवाल है, गौर करिएगा। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक पंक्ति में 36 लोग हैं, इसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली लड़की जो है, तो एक काम करते हैं, लड़की को हम जी से, गर्ल्स को जी से दिखा देते हैं। तो पहली लड़की के बाद बेटा, सबसे पहली लड़की के बाद फर्स्ट जी जो है, उसके बाद में एक लड़का बैठा, पहली लड़की के बाद एक लड़का बैठा है। ठीक है, तो एक लड़का बैठा है, इसको हम काम करते हैं 1B लिखते हैं, क्यों भाई सही। और ये जो G है, इसको एक काम करते हैं, G फर्स्ट इस तरह से लिखते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में आसान है। तो हमने लिखा G, नीचे लिख दिया फर्स्ट, पहली लड़की के बाद एक लड़का, फिर बोलो दूसरी लड़की के बाद दूसरा लड़का नहीं, दो लड़के लिखा होगा। हाँ, पढ़ोगे गलत तो करोगे कहाँ से घर पे? यस सर। तीसरी लड़की के बाद तीन लड़के बैठे हैं बेटा, 3B। और चौथी लड़की के बाद इसी प्रकार आगे भी, चौथी लड़की के बाद भैया इसी प्रकार आगे भी का मतलब यही तो होगा। फिर पांचवी लड़की के बाद बेटा 5 लड़के बैठे होंगे, फिर छठी लड़की के बाद 6 लड़के बैठे होंगे बेटा, है ना, 6 लड़के बैठे होंगे। फिर सातवीं लड़की के बाद बेटा 7 लड़के बैठे होंगे, 7B। और फिर 8वीं लड़की बैठी होगी। जरा एक बार गिनकर देखिए सभी लोग गिनिए, क्या 36 बच्चे पूरे हो गए क्या? देखो गिनने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये गर्ल्स जो है, ये पहली दूसरी तीसरी गर्ल्स बैठी है 8, लड़कियां कितनी बैठी है? 8। लड़के गिनो बेटा, यहाँ एक लड़का इस गोले के अंदर, इस गोले के अंदर कितने लड़के हैं? 2, फिर 3, गिनो जरा लड़के कितने? कितने? 28 है, 28 है बेटा। 28 और 8 को जोड़ो कितना होता है? 36। क्या पूरे 36 बच्चे बैठा दिए गए? तरीका ये बताया गया था कि पहली लड़की के बाद एक लड़का, दूसरी लड़की के बाद 2 लड़के, तीसरी लड़की के बाद 3 लड़के, चौथी लड़की के बाद 4 लड़के, और इसी प्रकार आगे भी। तब तक बैठाते रहो, तब तक बैठाते रहो जब तक 36 बच्चे पूरे ना हो जाए। हो गए 36 पूरे? अब करना क्या था जरा ये बताओ, आगे सवाल क्या था, पढ़ो बेटा। गलत पढ़ते हो बेटा, गलत पढ़ते हो, फिर से पढ़ो, जो लिखा वही पढ़ो। पंक्ति के द्वितीय अर्धांश में बैठे लड़कों, अब आगे लिखा होगा तथा प्रथम अर्धांश में बैठी लड़कियों। भूल गए प्रथम अर्धांश? कहा ना गलत पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे। सवाल को पहले सम्मान दो, पढ़ो ढंग से, सवाल में कोई कमी नहीं होती। चलिए काम करते हैं, इस पूरी पंक्ति को 20 से आधा करना है बेटा। 36 लोगों को अगर आधा करना है तो 18 के 2 टुकड़े बने, ऑब्वियस सी बात है। चलो बनाते हैं। ये एक लड़की बैठी है, उसके बाद में एक लड़का, 1 और 1 2, फिर एक लड़की 3 और 2 5, एक 6, 3 9, एक 10, 4 14, एक 15। बेटा 15 के बाद 3 और मिल जाए लड़की, 18 बच्चे हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये जो 5 लड़के बैठे हुए हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं। डिटेल में कैसे लिखेंगे? एक काम करते हैं, B B B B B। बेटा 5 लड़के थे, याद है आपको इस गोले के अंदर? तो यहाँ पर जो 5 लड़के थे उनको हमने काम किया, उनको डिटेल में एक्सप्रेस करके लिख दिया। अब ये 5 लड़के 3B और 2B के 2 अलग अलग हिस्से कर दिए, इसलिए कर दिए। अब ये जो हमने लाइन खींची है गिनना, इस लाइन के इस तरफ भी 18 लोग लिखे होने चाहिए और लाइन के उस तरफ भी 18 ही बच्चे होने चाहिए। देखने में आपको ये लाइन बड़ी लगेगी, वो लाइन छोटी लगेगी, पर सही बात बताएं दोनों में है 18। गिन के देखो जरा, चेक करो, चेक करो लास्ट वाले भैया लोग चेक करो, क्या दोनों तरफ 18 हैं? हैं बेटा गिनिएगा 18 होंगे। देखो कैसे गिनोगे बेटा, एक ये लड़की, एक, फिर 7 लड़के, 1 और 7 8, 8 और 1 9, 9 6 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18। ये 2B है, मतलब 2 लड़के हैं, तो मिला के कितने हो गए? 18। इस तरफ गिनना, इधर भी 18 ही सर। 1 और 1 2, 1 3 2 5 1 6 3 9 1 10 4 14 1 15 3 18 बच्चे हो गए। अब
सवाल ये है कि सर ये जो पहला वाला आधा हिस्सा है और वो दूसरा आधा हिस्सा है, पहले वाले आधे हिस्से को कहते हैं बेटा प्रथम अर्धांश। अर्धांश इंग्लिश में कहते हैं बेटा फर्स्ट हाफ। फर्स्ट हाफ। देखिए हम घर के लिए अगर कोई भी सवाल आपको देते हैं, जैसे शीट की बात करें, शीट में मान लो 50 क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, तो ये शीट अगर आपको घर के लिए दी जाती है तो इसलिए दी जाती है कि हमने आपको शीट को लगाने का तरीका जैसे बता दिया, तो 50 में से जैसे 15 क्वेश्चन हम लगवा दें, 35 आप लगा लो घर पे। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो आपकी प्रैक्टिस के लिए होती है, क्योंकि अपनी तरफ से हमको क्वेश्चन बना के भी तो करवाने हैं, हमारे बनाए हुए क्वेश्चन भी तो हमें करवाने हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। आपको बता दें शीट किताब सब एक तरफ और हम अपने क्वेश्चन जो बनाएंगे उनको एक तरफ रखते हैं, ठीक है। तो इस कारण से आप हमको जरूर मौका दिया करिए कि सर आपके अपने सवाल भी हो सके, तो उस वक्त तक कब दे पाओगे जब आप शीट के प्रश्न खुद ज्यादा से ज्यादा लगाओ। जैसे शीट आपने घर पे खोल के भी नहीं देखी, नहीं लगाई, आपने कहा कि सर क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया, तब 6 के आगे और करवाइए। अरे जब 6 के आगे हमको ही करवाना है क्लास में, तो तुम्हें घर के लिए कह दिए वो शीट में यही जमा रखे जब यही करवाना है। मेरी बात को समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ, जैसे कोई प्रश्न घर के लिए दिए, मैं इस बात को पूरे विश्वास से कह रहा हूँ कि आप में से ज्यादातर को तो याद भी नहीं होगा कि कोई सवाल भी थे ये दो, और जिनको याद होगा उनमें से कईयों ने लगाए भी नहीं होंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, एक आध दो लोगों को छोड़कर लगाए भी नहीं होंगे। तो ऐसे सवालों को जब आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उन सवालों को लगाने में, तो उन सवालों को दोबारा क्लास में करने से मतलब क्या है? और जब सॉल्व कर रहे हो तब देख रहे हो कि हाँ सवाल थोड़ा अलग टाइप का है, गौर करिएगा बेटा। ऐसे सवाल जो है पेपर में आप भीड़ नहीं करती है, एक दो लोग ही करते हैं, और वही है जो भीड़ से अलग होते हैं, उनका सिलेक्शन होता है। सीजीएल का रिजल्ट आया है, अमित पाल पीछे जो सबसे पीली शर्ट पहने बैठे हो बेटा, तुम्हारी जगह पे अमित पाल एक लड़का बैठा करता था, अभी पहले अटेम्प्ट में हुआ है, फर्स्ट अटेम्प्ट, पहली बार जीवन में एसएससी सीजीएल दिया, हो गया उसका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मानवेंद्र सिंह चौहान, उसके 7 सिलेक्शन हुए, 7 कितने, 1 2 नहीं 7, उनमें से सीजीएल भी फाइनल हुआ है। एक मिनट, तुमने मानवेंद्र सर देखा भी होगा कभी यहाँ पर क्लास में, उसको इंट्रोड्यूस भी करवाया है। ऐसे बहुत से बच्चे भी सीजीएल का जो रिजल्ट आया देखा होगा। तो कहने का मतलब ये कुछ अजीबोगरीब नहीं कि वो मंगल ग्रह से आते हैं, सब यहीं से होते हैं, बशर्ते क्लास में रेगुलर रहना और डेली जो बताया उसको करते हैं, बात खत्म। इतने में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। सीजीएल हो रहा है, तुम लोग तो पुलिस के चक्कर में हो, एसएससी सीजीएल हो जा रहा है लोगों का, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा गंभीरता से समझो बेटा बातों को। प्रथम अर्धांश मतलब पहला अर्ध अंश, आधा टुकड़ा, अंश माने टुकड़ा, अर्ध माने आधा, पहला आधा टुकड़ा ये बचा, और द्वितीय अर्धांश वो ये द्वितीय अर्धांश। अच्छा, द्वितीय अर्धांश की बात ये हो गई, इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा सेकंड हाफ। सेकंड हाफ, ठीक, प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। बोला ये गया था कि पंक्ति के साफ साफ पढ़ना बेटा, पंक्ति के द्वितीय अर्धांश में बैठे लड़के। चलो सभी लोग गिनकर बताओ, पंक्ति के द्वितीय अर्धांश में लड़के कितने दिख रहे हैं आपको? लड़के गिनो जल्दी से बेटा, कितने दिख रहे हैं? 15, 7 और 6 13, एक 14 और एक 15। पंक्ति के द्वितीय अर्धांश में बैठे लड़के हैं 15। आगे बताओ लड़की। पंक्ति के प्रथम अर्धांश में बेटा लड़कियां कितनी हैं? 1 2 3 4 5। एक बीच में अनुपात चाहिए क्या? अनुपात, तो 15/5 काट दो, कितना आ गया बेटा? 3/1। यही आंसर जी। अगला सवाल क्या था, बोले सर? ठीक है, वेरी गुड। चलिए इसको नोट कर लीजिए, डायग्राम को बेटा, डायग्राम को नोट कर लीजिए, फोटो क्लिक कर लीजिए। एक्चुअली में क्या होता है, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, ट्रिक बताता हूं, ट्रिक सीखिएगा। सुनो, जब भी बच्चों की संख्या कम होगी, जैसे 36 है, 40 है, 50 है, 100 तक भी मान लीजिए, तब तक तो आपको ये अर्धांश वर्धांश वाला खेल पूछेगा। और जैसे ही संख्या हो गई 150, 200, 500, 1000, 2000, तब वो अर्धांश वर्धांश नहीं करवाएगा। तो आपसे वो ये पूछेगा कि बताइए पूरी पंक्ति में लड़के कितने और लड़कियां कितनी, अलग अलग बताओ, तब ये पूछेगा। और तब आपको मैं बताऊं एक ट्रिक याद करना, सभी लोग ट्रिक याद रखना। जब भी कभी इस प्रकार का सीक्वेंस हो कि पहले स्कूटर के बाद एक मोटरसाइकिल, दूसरे स्कूटर के बाद 2 मोटरसाइकिल, तीसरे स्कूटर के बाद 3 मोटरसाइकिल, चौथे स्कूटर के बाद 4 मोटरसाइकिल, या लड़के लड़की हो सकते हैं, पहले लड़के के बाद एक लड़की, दूसरे लड़के के बाद 2 लड़कियां, तीसरे लड़के के बाद 3 लड़कियां, इस तरह से कुछ भी हो जाए,
समझ पा रहे? पहले के बाद एक, दूसरे के बाद दो, तीसरे के बाद तीन, ऐसा कभी भी सीक्वेंस दिया जाए, हमेशा ध्यान रखना जो कुल चीजें दी जाया करें उनको आप हमेशा 7:2 7:2 में बांट देना, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 7 क्या होता है? आपको जिसको लगे कि जो चीज ज्यादा होगी, ज्यादा, वो हमेशा 7 में रखना, और जो चीज कम आपको लग रही होगी कम, वो 2 में देना। जैसे जैसे ये बताओ, यहां पर टोटल बच्चे कितने बताए गए थे? 36। 36 थे। 36 में लड़के लड़कियां दोनों थी। अब जरा मन में सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। पहली लड़की के बाद एक लड़का, दूसरी लड़की के बाद 2 लड़के बैठे, तीसरी लड़की के बाद 3 लड़के। मेरे ख्याल से लड़के बढ़ते चले जा रहे हैं, 3, फिर 4, फिर 5, लड़कों की संख्या बढ़ रही है। तो मन में हमने कॉमन सेंस बना लिया कि सर लड़के ज्यादा होंगे निश्चित रूप से इस पंक्ति में। तो बेटा ये जो 36 है, 36 में से लड़के ज्यादा होंगे और लड़कियां कम होंगी। तो बेटा लड़के हो गए 7 और लड़कियां हो गई 2, इस अनुपात में बांटना है। मान लो थोड़ी देर के लिए जो अनुपात है, मान लो लड़के 7 है, लड़कियां 2 हैं। हमारे हिसाब से अगर ये 7 है, ये 2 है, तो इस हिसाब से कुल बच्चे तो 9 होने चाहिए। 7 2 मिलाकर कितने होने चाहिए? 9। हमारे हिसाब से 9, उनके हिसाब से कुल कितने हैं? 36। हमारा 9 उनके 36 के बराबर है, 1 बराबर 4 के, 1 बराबर 4 के, 9 चौको 36। आपने लड़के माने कितने? 7। 1 बराबर 4 तो 7 बराबर 7 चौको 28, 1 बराबर 4 तो 2 बराबर 8। समझ पा रहे हैं? आपको बड़ी संख्या भी दे सकता है, जैसे उसने हमसे कह दिया सर 720 बच्चे, गौर करना, 720 बच्चे, और 720 बच्चे जो कुल हैं उनमें से, उनमें बैठे किस प्रकार से? बैठे इस प्रकार से हैं कि पहले लड़के के बाद एक लड़की, दूसरे लड़के के बाद 2 लड़कियां, तीसरे लड़के के बाद 3 लड़कियां, चौथे लड़के के बाद 4 लड़कियां, पांचवें लड़के के बाद 5 लड़कियां। अब आप पहले सब लोग एक साथ बताओ ज्यादा क्या होगा? शाबाश, ज्यादा होंगी लड़कियां, कम क्या होंगी? 7 2 में बांट दे बेटा, आराम से बांट दो। मान लो लड़कियां 7 बैठी, लड़के 2 बैठे, 7 2, हमारे हिसाब से तो कुल बच्चे 9 होने चाहिए, जबकि हकीकत में कितने? 9 बराबर 720 के 1 बराबर 1 बराबर 80। ये बात आ पाई? ये 720 में भाग ही तो देते हो 9 का, क्या लिख के भाग देकर दिखाने की आवश्यकता है? अच्छा शाबाश, 1 बराबर 80। लड़कियां मानी कितनी? 7। 1 बराबर 80 तो 7 बराबर 560। 1 बराबर 80 तो 2 बराबर, नहीं समझ में आया? समझ पा रहे? आप इस तरह से करें, ठीक है? उसमें कुल संख्या पूछे। बेटा अगला सवाल जो हमने आपको बोला वो शायद ये बोला है कि एक पंक्ति में 7 लोग बैठा लें। घर पे किसने किसने प्रयास किया था? हाथ उठाओ ईमानदारी से। शाबाश, इतने क्लास में केवल गिनती के 8-10, बाकी को टाइम नहीं मिला पड़ा। हाँ, भूल गए थे, जरूरी है, भूलना भी जरूरी है ना? चलो कोई बात। देखिएगा बेटा, अच्छा सवाल है। 7 लोगों को बैठाना है और ये दक्षिण की तरफ पीठ करके बैठे हैं कि मुंह करके? पीठ करके। बेटा हमेशा ध्यान रखिए, उत्तर दिशा ऊपर होती है, दक्षिण दिशा नीचे होती है, पूर्व दिशा इस तरफ होती है, दाहिनी तरफ जिसे आप कह सकते हो, और पश्चिम दिशा जो है वो बाईं तरफ होती है। ठीक है? एक पंक्ति आपने बना दी, इसमें 7 लोग बैठा हैं एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। दक्षिण में पीठ किए हुए ना, तो ठीक है सर, दक्षिण में अगर पीठ किए हैं इसका मतलब है कि उत्तर में मुंह किए हुए। भैया लोगों सही है ना? उत्तर में फेस किए हुए। चलो देखते हैं सभी लोगों, आप सब अपने आप को इन जगहों पे बैठाना और आप सबका चेहरा बेटा ऊपर की ओर है, फेस ऊपर की ओर है, मुंह ऊपर की ओर। शुरू करते हैं, गौर करिएगा। पॉइंट बताओ बेटा, पहला क्या था? पढ़ो जल्दी से। ध्यान दीजिएगा, पूर्वी किनारे से बेटा, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। पूर्वी किनारे से छठे सबसे दूर बैठे हुए तरुण, ध्यान देना, पूर्वी किनारे से छठे सबसे दूर बैठे हुए। आप सभी देख रहे हो उत्तर ऊपर है, दक्षिण नीचे, और सब लोग देख पा रहे हो कि पूर्व ये है बेटा, पश्चिम। अगर आप गौर करो तो इस पंक्ति का जो मोहित, इस पंक्ति का जो पूर्वी किनारा है वो ये है भाई, पूर्व यही तो है। इस पंक्ति का जो पश्चिमी किनारा है वो ये है। क्या ये बात मानते हो भैया? देख पा रहे हो पश्चिमी किनारे।
अब पूर्वी किनारे, इस पूर्वी किनारे से देखो तो सबसे ज्यादा दूर तुमको ये व्यक्ति दिख रहा होगा। भाई अगर इस पूर्वी किनारे पर तुम खड़े हो जाओ तो यहां से देखो तो सबसे ज्यादा दूर तुमको यही तो दिख रहा होगा। तो बेटा पहला सबसे ज्यादा दूर व्यक्ति ये है, पहला सबसे ज्यादा दूर, फर्स्ट फारदेस्ट पर्सन फ्रॉम द ईस्ट कॉर्नर, सर पूर्वी किनारे से पहला सबसे ज्यादा दूर बैठा व्यक्ति ये। तो फिर दूसरा सबसे ज्यादा दूर ये हो गया, फिर तीसरा सबसे ज्यादा दूर ये हो गया, फिर चौथा, पांचवा, छठा सबसे ज्यादा दूर ये होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? कभी भी गौर करना, आपसे छठा बोले या सातवां बोले या आठवां बोले या 10वां बोले, कुछ भी बोले, शुरुआत हमेशा पहले से करना। हमेशा किससे करना? पहले से। तो अगर आपसे बोला गया छठा सबसे दूर, ज्यादा दूर, तो आप गलती क्या करते हो? डायरेक्ट छठा ढूंढने लगते हो। डायरेक्ट कभी नहीं करना। आपको करना ये, आप ये देखो कि पहले नंबर पर सबसे ज्यादा दूर दिख कौन रहा है। तो यहां से देखोगे तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा दूर ये है, फिर पहला सबसे ज्यादा दूर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे, बेटा पढ़ो जरा, छठे सबसे ज्यादा दूर बैठे व्यक्ति के दाएं बगल में ई बैठा है। तो बेटा ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति इस व्यक्ति के दाएं बगल में, तो अगर आप देख पा रहे हो इस व्यक्ति की जगह आप अपने आप को रख के देखो और ऊपर देखो, तो बताओ आपका दायां हाथ इस तरफ होगा बेटा, दाएं बगल में ई बैठा है। पढ़ो आगे। जिसके तथा एफ के बीच में, जिसके मतलब किसके? ई के और एफ के बीच में 3 लोग बैठे हैं। सर 1 2 3, एफ यहां लिख दिया। क्या देखने में ठीक लग रहा है? सर आगे पढ़े। सी के पश्चिम में बी है, सी के पश्चिम में दूसरा व्यक्ति बी है। आगे पढ़ते जाओ बेटा, आगे पढ़ो बेटा। ई के पूर्व में, डी के पूर्व में जी है, डी के पूर्व में चौथा व्यक्ति जी है। आगे पढ़ते जाइए। ई के पड़ोस में केवल ए बैठा है। बेटा एक ई के पड़ोस में केवल ए बैठा है, तो ई का एक ही पड़ोसी है। ध्यान से देखो, अगर मैं इस व्यक्ति की बात करता हूं, इस व्यक्ति के कितने पड़ोसी? 2, एक अड़ोसी और एक पड़ोसी, 2। किसी की बात नहीं करो तो 2। लेकिन जो कोने वाला व्यक्ति होता है उसका केवल एक ही पड़ोसी, वो ये बगल में, इसका अड़ोसी होता ही नहीं। समझ पाए? सर इसका एक ही तो पड़ोसी, बस इसका बेचारे का इस तरह कोई है ही नहीं। तो ई के बारे में ये बोला गया कि ई के बगल में केवल ए बैठा है। जी आगे बताएं। अच्छा क्वेश्चन आगे तो एक बार पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट करिए, बैठाना चाह रहे हैं, फिर से बोलो। डी वाला एक पॉइंट आपने कुछ बोला था, डी वाला। डी के पूर्व में चौथा व्यक्ति जी है। गौर करना बेटा, डी को आप ट्राई करते हैं, सभी लोग ध्यान देना, डी को बैठा लो और डी के पूर्व में चौथा व्यक्ति जी है। हाँ अगर मैं क्या करके चलूंगा ना, पहले डी को मान लो यहां ट्राई करते हैं थोड़ी देर के लिए, आप अपने आप को डी की जगह बैठा, अगर देखोगे डी पर बैठ जाओ तो पूर्व दिशा देखोगे तो पूर्व दिशा तो उधर दिख रही, तो डी के पूर्व में चौथा, क्या चौथी कुर्सी कोई है? सर 1 2 कुर्सी 2 ही है, हटाओ। डी को यहां ट्राई करोगे तब भी फेल हो जाओगे, क्योंकि डी के पूर्व में अगर देखोगे तो कुर्सियां कितनी है? 1 2 3, हटाओ, ये कुर्सी भरी हुई है। डी को अगर बेटा यहां ट्राई करते हो तो डी के पूर्व में चौथी कुर्सी क्या खाली है? 1 2 3 4, चौथी कुर्सी पर कोई बैठा हुआ है, तो बैठाना जी था, सब बेकार हो गया, हटाइए। फिर डी के लिए अल्टीमेटली यही एक जगह बचती है, डी के पूर्व में चौथी कुर्सी। बेटा गौर करना, 1 2 3 4, कौन बैठा है? जी। अब वो सी वाला पॉइंट क्या था, पढ़िएगा जरा। सी के पश्चिम में दूसरा व्यक्ति बी है। बेटा सी को अगर आप यहां बैठा दो, सब लोग गौर करो, सामने देखो, आप सी की जगह बैठो और सी के पश्चिम में चलो, पश्चिम दिशाएं देख पा रहे हो? सी के पश्चिम में चलोगे तो बेटा इसी तरफ चलोगे, हाँ शाबाश। सी के पश्चिम में इस तरफ चलेंगे, सी के पश्चिम में, पश्चिम यही है बेटा, सी के पश्चिम में दूसरा व्यक्ति 1 2 कौन है भैया? बी है। बन गया अरेंजमेंट? कहां मुश्किल है, बिल्कुल आसान है। चलिए अब हम सवाल पूछ रहे हैं, सभी लोग ध्यान देना, नए वाले लोग भी पार्टिसिपेट करिए, कुछ मुश्किल नहीं है बेटा, ठीक है? कोशिश जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलत होगा, हम है ना सही करवाने के लिए, काहे परेशान। शुरू करें, सामने देखो, स्टार्ट करते हैं, शुरू करें। ए के बाएं, ए के लेफ्ट
सुनते जाना, लिखना कुछ भी नहीं है, सामने देखना, जवाब देना। ए के लेफ्ट जो भी पांचवा व्यक्ति है, ए के बाएं जो भी पांचवा व्यक्ति है, मिल पा रहा है? मिला बेटा? ए के बाएं जो भी पांचवा व्यक्ति है, उसके दाएं, उसके राइट जो तीसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, उसके बाएं बगल में, उसके लेफ्ट बगल में कौन बैठा है? हाँ भैया, एफ। क्या बात सही? अच्छा, एक सवाल घर के लिए दिया था कोई, क्या था? सी का जो संबंध, भैया पढ़ो, सी का जो संबंध, शाबाश, ध्यान दो, सी का जो संबंध डी के दाएं बगल में बैठे व्यक्ति से। बेटा सी ये है और डी के दाएं बगल में कौन बैठा है? डी। तो सवाल कुछ इस प्रकार से है कि सी का जो संबंध, बेटा सी का जो संबंध बी से है, ठीक वैसा ही संबंध जी से एफ के दाएं चौथे व्यक्ति का, ठीक वैसा ही संबंध जी के हाँ एफ के दाएं चौथे व्यक्ति का, जी से एफ के दाएं चौथे व्यक्ति। चलो एफ के दाएं चौथा कौन है? एफ के राइट चौथा, एफ के दाएं चौथा कौन दिख रहा है बताओ? एफ के दाएं चौथा, आप एफ की जगह बैठो, ऊपर देखो बेटा, एफ का दायां इधर होगा बच्चा, 1 2 3 4 चौथे, तो से ई का है, पढ़ना बेटा, का लिखा होगा, निश्चित रूप से का लिखा। आपको ना भाषा यहाँ उल्टी बोली गई। ये सवाल उतना सीधा है नहीं जितना लग रहा है, लेकिन लगाते तो वाकई में बता रहे हैं, आपको जिज्ञासा बहुत होती है, सर ये होगा कैसे? सीरियसली इसीलिए मैं चाह रहा था कि आप घर पर ट्राई करें, और कोई कारण नहीं बेटा, ठीक है ना? तो क्या बोला गया? सी का जो संबंध किससे है बेटा? बी से है। उसी प्रकार से ई का संबंध किससे है? जी से। अब गौर करना बेटा, सी का संबंध बी से, तो अगर ध्यान से देखो तो क्या सी के बाएं दूसरा है बी? मतलब जो का वाला व्यक्ति है, का वाला व्यक्ति, उसके बाएं दूसरा है से वाला। आप बताओ, बी के साथ में से लिखा है, का के बाएं दूसरा से वाला। उसी प्रकार से ई का संबंध जी से, चेक करो, ई के साथ में का लिखा है, का, ई के बाएं दूसरा कौन है? जी। क्या का वाले व्यक्ति के बाएं दूसरा से वाला हो गया? तो इसी आधार पर बताइए कि किसका संबंध बेटा? तो इसी के आधार पर ए से चौथे सबसे दूर बैठे व्यक्ति। तो जब ए देखो कहीं दिख रहा है, अब ए से अगर देखना शुरू करोगे, इंटरेस्टिंग बात, ए से देखोगे तो बेटा, ए से जब देखना शुरू करोगे तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा दूर कौन है बेटा? डी। शाबाश। ए से जब देखना शुरू करोगे तो फर्स्ट फारदेस्ट पर्सन, पहला सबसे ज्यादा दूर कौन है? डी। तो फिर दूसरा सबसे ज्यादा दूर कौन है? डी। तो फिर तीसरा सबसे ज्यादा दूर है, फिर चौथा सबसे ज्यादा दूर सी। तो बेटा ए से चौथा सबसे ज्यादा दूर सी है। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो ए से चौथे सबसे दूर बैठे व्यक्ति का मतलब सी का पढ़ो क्या लिखा? ए से चौथे सबसे दूर बैठे व्यक्ति से का नहीं, से बोला है ना, तो मतलब सी से संबंध किसका, यही पूछा होगा निश्चित रूप से दिया, का वाला पूछा। अच्छा, का वाले के बाएं दूसरा, का वाले के बाएं दूसरा क्या से वाला हुआ करता था? सी के बाएं दूसरा बी, ई के बाएं दूसरा जी। तो अब ये बता दो, हमसे बोला ये गया कि किसका संबंध सी से है, तो गौर करना। तो अब सी के बाएं दूसरा नहीं देखोगे, पता है, सी के दाएं दूसरा देखोगे। सी के दाएं दूसरा कौन है बताओ? ए है। तो किसका हटा के उसकी जगह ए का लिख दो। अब बताओ क्या ए का संबंध सी से है कि नहीं? सामने लिखकर बताओ, ए का सी से। इसकी फोटो क्लिक कर लीजिए, नया टॉपिक शुरू करते हैं। इन सवालों को घर पर दोबारा जरूर लगाना बेटा, जरूर लगाना, ठीक है? एक बार कोशिश करना। चलिए हटा दें। ठीक है, हटा दें बेटा। फोटो क्लिक कर मोबाइल से, जल्दी करो, यही समय लगता है, डेली आते नहीं के बार हो तो लोड करने से फायदा क्या होगा?
चलो शुरू। नया टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं सर। क्यूबेड क्यूबाइड हिंदी में कहते हैं बेटा घन तथा घना। इस चैप्टर का एक एडवांटेज ये मिलता है हमको कि ये रीजनिंग के साथ साथ में मैथ्स में भी पूछा जाता है। आपको गणित में आप देखते होंगे आपको घन पढ़ाया जाता है, घना पढ़ाया जाता है। ये मेंसुरेशन में जब देखना तो आपको टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, भुजाएं, शीर्ष, समझ रहे हैं, विकर्ण, सब कुछ पढ़ाया जाता है। ठीक है, पढ़ाया जाता है, देखिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं सर। घन तथा घना ये क्या चीज होती है, आपके सामने मैं डायग्राम से दिखाता हूं। क्यूब एंड क्यूबाइड, क्यूब एंड क्यूबाइड। आओ बेटा शुरू करते हैं। हमने एक ये वर्ग बनाया स्क्वायर जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और इसकी मदद से हम बनाने जा रहे हैं घन। बेटा घन की विशेषता ये होती है, घन में सभी भुजाएं, घन में सभी भुजाएं, भुजाएं मतलब साइड्स, सभी भुजाएं बराबर होती, बराबर होती है। ठीक, ऑल साइड से घन में सारी भुजाएं बराबर होती है। एक और काम की बात आपको बताते हैं, कभी भी किसी चैप्टर को, जब हमारा स्वभाव क्या है, मैं अपनी बात बताता चल रहा हूँ, आप लोग हालांकि जानते भी होंगे, मैं पढ़ाता हूँ तो आपको, हम उस चैप्टर को केवल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाते, उसमें जो मैथ्स वाला हिस्सा है वो भी अपन पढ़ा देते हैं, जो जीएस वाला है, इसलिए कि मान लो पेपर में तुम रीजनिंग में ढूंढ रहे हो घन आप नहीं आया एक भी क्वेश्चन, तो मैथ्स में तो पक्का उसमें से कुछ मिल जाएगा, नहीं तो जीएस में मिल जाएगा। कुल मिला के वो चैप्टर पढ़ना तुम्हारे लिए व्यर्थ ना जाए, उसमें से एक प्रश्न तो मिले कम से कम, चाहे वो रीजनिंग में मिल जाए या मैथ्स में या जीएस में, कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा। इसलिए उससे जुड़ी हुई सारी बातें हम आपको बताते हैं। सभी भुजाएं क्या होती है इसमें, ऑल साइड्स आर इक्वल। भुजाएं होती क्या चीज है सर, इनको बोलते हैं भुजाएं। ये जो लाइनें हैं इनको बोलते हैं बेटा भुजाएं। सारी की सारी भुजाएं जो है वो बराबर बराबर होती है, किसमें, घन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा घनाभ की बात करें, अगर हम घनाभ की बात कर ले बेटा, सर अगर घनाभ की बात कर ली जाए तो घनाभ में सर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और चौड़ाई। इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग होती हैं। ये घनाभ मतलब घन क्या है, घनाभ क्या है, ये चीज आपको इससे भी समझ में आ रही होगी। बनावट के आधार पर इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है, इसमें भुजाएं अलग अलग होती है, बेटा बराबर नहीं होती है। सर ये घन का चित्र बना है और ये सर घनाभ का चित्र बना है। ठीक है, दो बात। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में ही कुछ चीजें कॉमन पाई जाती है, दोनों में कॉमन होती है। वो क्या चीजें हैं जो दोनों में कॉमन होती है बेटा, आओ देखते हैं। दोनों में ही ध्यान देना बेटा, मैं कुछ लिखने जा रहा हूं यहां। दोनों में ही क्या क्या कॉमन होता है बेटा, पहली चीज कुल कोने, जिन्हें आप शीर्ष कहते हो। शीर्ष बेटा कोने कह लो या शीर्ष कह लो, या फिर आप इंग्लिश वाले अगर कोई होगे तो वर्टेक्स कह सकते हो, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कह लो, शीर्ष कह लो, कोने कह लो। तो दोनों में ही जो कुल कोने होते हैं वो 8 होते हैं। कोने कितने होते हैं बेटा, भैया कितने होते हैं, 8 होते हैं। आइए गिनते हैं सर। सर एक ये कोना, 1 2 3 4 बेटा 5 6 7 और 1 8। सर इसमें भी 8 होते हैं, उसमें भी सर 8 ही होते हैं। सर 1 2 3 4 5 1 6 7 और 1 8। दोनों में कोने जो होते हैं वो बराबर बराबर होते हैं 8। ये दोनों में कॉमन होते हैं। इसके अलावा दोनों में और क्या खास बात होती है, दोनों की अगर बात करें तो दोनों में ही जो कुल सतह होती है, सतह बेटा, सतह को कभी कभी तल भी कहा जाता है, तल, या इनको आप सरफेस कह सकते हो इंग्लिश में, सरफेस। दोनों में ही जो टोटल सरफेसेस होती हैं वो होती है 6। कितनी होती है,
अब जैसे एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको, ये 3D फिगर है दरअसल। आपको बताएं, ये जो घन है घनाभ है, ये दोनों ही 3D फिगर होते हैं, 3 डायमेंशनल फिगर, त्रिविमीय आकृति। ये त्रिविमीय आकृति क्या चीज होती है, अगर आप ध्यान से समझो बेटा, तो आपको पढ़ाया गया है गणित में, आपको याद होगा कि ये जब आपको ये कहा जाता है कि जैसे एक ये आयत बना है, आयत रेक्टेंगल, इसमें ये मूल बिंदु है 0,0 ओरिजिन, तो ये होता था x एक्सिस, ये होता था y एक्सिस। पढ़ाया गया सर? उसके अलावा कोऑर्डिनेट्स में भी पढ़ाया गया होगा कि ये होता था x अक्ष, ये होता था y अक्ष, इधर वाला प्लस x, इधर वाला माइनस x। जिन्होंने बेटा एयरफोर्स की तैयारी की होगी उनको भी याद होगा, पढ़ाया गया। यहाँ पर कोई पॉइंट होता था, उसके निर्देशांक दे दिए 3, तो इसका मतलब है कि वो x एक्सिस में 3 तक गया होगा, y एक्सिस में 2। ऐसे ही तो पढ़ाया होगा, ठीक है। तो जो आप वहां पढ़ते थे, ये क्वाड्रेंट होता था, ये क्वाड्रेंट, ये चतुर्थांश, ये चतुर्थांश, जो पढ़ाया जाता था जिससे कि आप एसिम्पटोट्स निकालते थे नॉर्मल पर, ठीक है, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड निकालते थे, वो सब कुछ हमारा इससे जुड़ा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो जब हमारी दो अक्ष होती हैं x और y, तो इसे बोलते हैं द्विविमीय आकृति। कितनी विमी? द्विविमीय आकृति। द्विविमीय इसको बोलते हैं इंग्लिश में 2 डायमेंशनल फिगर। इसमें 2 ही विमाएं, लेकिन अगर घन घनाभ की बात करें तो ये त्रिविमीय आकृति है, 3 डायमेंशनल। जैसे आप किसी भी जगह को, जैसे अब इसी को मान लो कि ये मूल बिंदु है, इसमें ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस और बेटा z एक्सिस, हो गए 3 अक्ष। 3 अक्ष हो गए तो बेटा ये हो गई त्रिविमीय। किसी भी बिंदु को पकड़ लो, 3 लाइन निकल रही है, 3 भुजाएं निकल रही, मतलब 3 एक्सिस का फिगर, ठीक है, 3D फिगर। और 3D फिगर की विशेषता क्या होती है, ध्यान से सुनना। ये जो बोर्ड है, मार्कर बोर्ड, जिसपे हम लोग ये कर रहे हैं काम, आप गौर करना, ये मार्कर बोर्ड जो है ये द्विविमीय आकृति है। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, लंबाई दिख रही, चौड़ाई दिख रही, 2 ही तो भुजाएं दिख रही, 2 प्रकार की। लंबाई भी 2 बार आ गई, चौड़ाई भी 2 बार आ गई, लेकिन भुजाएं 2 ही प्रकार की है, लंबाई और चौड़ाई। तो बेटा सोचो 2D बोर्ड में हम 3D फिगर बनाएं, पॉसिबल ही नहीं। तो ये जितना भी आप कुछ बना रहे हैं उसमें हमको चौड़ाई भी चाहिए, गहराई भी चाहिए, मोटाई भी चाहिए, सर वो सब कुछ पॉसिबल नहीं है। इसलिए कल्पना करके मानना पड़ता है कि हाँ सर ये लग रहा है कि ये घन डिब्बा बना हुआ है, समझ पा रहे हैं? तो ये सब एज्यूम किया जाता है। तो इसीलिए ये चैप्टर जो होता है इसमें बहुत कुछ एज्यूम करना होता है आपको। तो बेटा दोनों में अगर देखोगे तो कुल सतह कितनी होती, 6। अब देखो एज्यूम कैसे करना। देखो बेटा, ये जो डिब्बा तुमको दिख रहा है, इसमें एक दीवार सामने दिख रही, बच्चा दिख रही है, दिख रही। ऐसी दीवार ये है, ऐसी एक पीछे भी तो है, ये वाली कितनी हो गई, 2। एक दीवार ये दिख रही बेटा, ये ऐसी ही तो बेटा इधर पे भी तो है, कितनी हो गई, 1 और 1 2। एक छत बेटा आपको ऊपर दिख रही है, छत ऐसी जमीन भी तो है, कितनी हो गई, 2 2 2 4 2 6। अब ये तो मैंने आपको इस बोर्ड में समझाने का प्रयास किया, जो कि शायद समझ में भी आया होगा। अब इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझाते हैं। ये जो हॉल है जिसमें आप बैठे हो, सर ये भी तो घनाभ के जैसा बना हुआ है, इसमें भी 6 सतह होनी चाहिए। ये दीवारें गिन लो कितनी है दीवारें, सर 1 2 3 4 5 6, कितनी दीवारें, 6, तो वही 6 सतह, ठीक है। तो दोनों में कुल सतह कितनी होती है बेटा, 6। अच्छा दोनों की ही बात करें अगर, तो दोनों में ही कुल भुजाएं बेटा, भुजाएं की बात हो रही है, भुजाएं जो होती वो होती 12। दोनों में कुल भुजाएं कितनी होती, 12। बेटा ये चीजें कॉमन है ना, ये कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं बेसिक तौर पे। तो दोनों में ही कुल कोने 8 होते हैं, कुल सतह 6 होती है, कुल भुजाएं 12। आइए भुजाएं गिनते हैं, साइड्स गिनते हैं, एज गिनते हैं। बेटा देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। अब इसमें भी गिनोगे तो भी 12 ही आएंगे, तो इनको कोर भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये चैप्टर किस पर आधारित है वो सुनना बेटा। आपको करेंगे क्या वो इस चैप्टर में कि एक ठोस घन ले आएंगे। मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ आपको। जैसे हमें पनीर लिया, पनीर जानते हो, खाया है सबने पनीर में, तो अरे ऐसा रिएक्शन ना दो यार, पनीर सर व्हाट इज दिस, ये क्या होता है, खाया होगा तुमने? हाँ, उसमें तो ये तो तय नहीं कर सकते हो कि हम नए हैं, हमें नहीं पता पनीर क्या होता है। जब 1 महीने पढ़ेंगे तब पता चलेगा पनीर मतलब किसकी बात कर रहे हो। अच्छा वो पनीर समझ लो, ऐसा नहीं है बेटा। वही पनीर जो तुम खाने में जाते हो जब कहीं पर डिनर में, तो सबसे पहले उसी पे टूट पड़ते हैं। आप समझ गए? चलो, तो पनीर क्या हुआ, बाजार गए, बाजार से पनीर लेकर आए, पनीर खरीद कर उसको चौकोर काटा, हमने चौकोर घन के रूप में काटा। आमतौर पे कभी दुकान में पनीर खरीदने जाना, गौर करना वो चौकोर ही काट के देता है दुकान वाला,
चलिए घर पर ले आओ चौकोर बड़े से गट्टक को, पनीर के बड़े से गट्टक को। भैया ध्यान देना, थोड़ी देर लिखने का काम कुछ सीखने वाली बात है। फिर से सुनते हैं, पनीर का चौकोर बड़ा सा गट्टक लिया, हमने बाल्टी में कलर बनाया, रंग, हरा रंग, नीला, पीला, कोई भी एक रंग बना दिया, घोल लिया, ठीक, पानी में खूब बढ़िया रंग घोल लिया अच्छे से गाढ़ा। वो पनीर का गट्टक लिया, उसमें डुबो दिया, पूरे में कलर हो जाएगा। अब वो पनीर का गट्टक हमने बाहर निकाला, जरा सोच कर बताओ, वो जो कलर था क्या वो पनीर के अंदर भी पहुंच जाएगा क्या? अंदर नहीं, अंदर कैसे तो सफेद ही रहेगा। हमने उस पनीर को रखा नीचे के ऊपर और उसको पहले ऐसे खड़े खड़े चाकू से काटा, खड़े खड़े, फिर बेटा फिर हमने ऐसे खड़े खड़े काटा, फिर बेड़ा बेड़ा काटा, हॉरिजॉन्टल। आप बताओ कि छोटे छोटे चौकोर पीस, मन में आप सोच पा रहे हो, छोटे छोटे चौकोर पीस बहुत सारे निकल आएंगे। वो जो छोटे छोटे चौकोर पीस निकलेंगे वो भी तो छोटे छोटे घन है, क्यूब्स हैं, उनको लेकर ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं कि ऐसे कितने छोटे घन निकलेंगे जिनकी की 3 सतह रंगी हो, जो 3 तरफ से रंगे हो। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी 2 सतह रंगी हो, जिनकी 1 सतह रंगी हो, जिनकी एक भी सतह न रंगी हो। इन्हीं को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं और फॉर्मूले बनते हैं। लिखिए निर्देश, हेडिंग डालिए निर्देश, जल्दी से हेडिंग डालिए निर्देश, लिखिएगा। यदि किसी बड़े ठोस घन, यदि किसी बड़े ठोस घन, यदि किसी बड़े ठोस घन, बेटा घन मतलब क्यूब, समझ पा रहे हो क्या? यदि किसी बड़े ठोस घन को बाहर की तरफ से, यदि किसी बड़े ठोस घन को बाहर की तरफ से, यदि किसी बड़े ठोस घन को बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ से चारों तरफ रंग दिया जाए, चारों तरफ रंग दिया जाए, रंग दिया जाए, और फिर इसे प्रति कटाई, फिर इसे प्रति कटाई किसी निश्चित दर, फिर इसे प्रति कटाई किसी निश्चित दर, प्रति कटाई किसी निश्चित दर, दर मतलब होता है रेट, रेट, प्रति कटाई किसी निश्चित दर पर इस प्रकार से काटा जाए, इस प्रकार से काटा जाए, इस प्रकार से काटा जाए कि यह एक समान भुजा वाले, एक समान भुजा वाले कई छोटे घनों में विभाजित हो जाए, कई छोटे घनों में विभाजित हो जाए, बंट जाए, कई स्मॉल क्यूब्स में ये बंट जाए, विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए। तो इसमें से निकलने वाले, तो इसमें से निकलने वाले, तो इसमें से निकलने वाले, तो इसमें से निकलने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या, तो इसमें से निकलने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या, तो इसमें से निकलने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या, संख्या। अब बेटा डैश लगा दो, डैश लगा के नीचे नई लाइन से लिखो, नई लाइन से, सामने देखो बेटा ये लिखना नई लाइन से। जिनकी 3 सतह रंगी हो, बेटा इसी को इंग्लिश में आप कह सकते हो which have, जो मीडियम इंग्लिश बिलोंग करते हैं वो लोग लिख सकते हैं which have only 3 colored surface, which have only 3 colored surfaces, जिनकी केवल कितनी सतह रंगी हो बेटा? 3। बेटा इसका डायरेक्ट आंसर होता है 8, हमेशा डायरेक्ट, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है 8। जिनकी 3 सतह रंगी, उसका आंसर क्या था बेटा? बेटा दूसरा है जिनकी 2 सतह रंगी हो, जिनकी 2 सतह रंगी हो बेटा, which have only 2 colored surface, जिनकी केवल 2 सतह रंगी हो। फॉर्मूला होता है सर, ध्यान देना सर,
फॉर्मूला होता है n-2, दिस इज n-2 into 12, ये फॉर्मूला है इसका। तीसरा है जिनकी केवल एक सतह लगी है, जिनकी केवल एक सतह लगी है, जिनकी एक सतह लगी, ये भी कह सकते हो, केवल लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनकी केवल एक सतह लगी हो ना भी लगाओ चलेगा। n-2 का होल स्क्वायर इनटू 6 इसका फॉर्मूला होता है, n-2 का होल स्क्वायर इनटू 6 इसका फॉर्मूला। चौथा है जिनकी एक भी सतह ना लगी हो, जिनकी एक भी सतह ना लगी हो, ना लगी हो, which have no colored surface, n-2 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है, n-2 का होल क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। कहो तो इंग्लिश में लिख दे, भैया क्लियर है? ठीक है, which have no colored surface, formula is n-2 का होल क्यूब। and the fifth one is कि बड़ा सा घन था, रख दिया, चाकू से काट दिया, तो चाकू जब आपने चलाया या ब्लेड चलाया तो बेटा कितनी बार चाकू चलाना पड़ा, ये भी तो आवश्यक है। तो बेटा ये चाकू जो चलाया जाता है इसको गिना भी जाता है, तो कुल चाकू चलाने की संख्या या कुल काटे जाने की संख्या, कुल काटे जाने की संख्या, भैया लोगों कुल काटे जाने की संख्या कि कुल कितनी बार काटना पड़ा। ठीक है, ये आपको बता दें, आपकी गणित वाली किताब में देखना, आपको सवाल टाइम एंड वर्क चैप्टर आपने पढ़ा होगा, आपने वर्क एंड टाइम जैसे आप कहते हो, काल तथा समय, गणित में नहीं सुना? ठीक है, सुना होगा ना, उसमें जाना, उसमें ये भाषा जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखी हुई मिलेगी आपको, चाकू चलाने वाले सवाल आपको मिलते हैं बेटा, तो यही चाकू शब्द मिलता है, कुल चाकू चलाने की संख्या बच्चा, कुल चाकू चलाने की संख्या, और ये होता है फॉर्मूला, होता है बेटा कि 3 into n-1, बस दो फॉर्मूले बच्चे बेटा। छठा कि भाई चाकू कितनी बार चलाया ये निकालना हो तो ऐसे निकाल लेना। उसके बाद में चाकू चलाने की मजदूरी भी लगती है। देखो पनीर काट रहे हो तो पनीर तो सॉफ्ट होता है, चाकू चलाओ तो मेहनत ही नहीं पड़ रही। पनीर की जगह अगर लकड़ी का ठोस गट्टक होता क्या उतनी आसानी से कट पाता, या लोहे का गट्टक होता नहीं कट पाता। तो वहां पर आपको काटने में मेहनत लगेगी, तो वहां पर आप घर पे नहीं काट पाओगे, वहां तो दुकान वाले के पास जाना पड़ेगा, और बेटा वो लेगा उसके पैसे। गलत तो नहीं कह रहे? जितनी बार चाकू चलवाओगे भैया एक बार काट दो, भैया एक छोटा पीस और कर दो, जैसे तुम जितना कटवाओगे 9 पैसे होते, सीधी सी बात। तो वहां पर जो होता है आपको मजदूरी देनी पड़ती है, और फिर आता है बेटा कि कुल मजदूरी कितनी देनी पड़े, तो ये भी सवाल पूछा जाता है। टाइम एंड वर्क चैप्टर में आपने ये मजदूरी वाले सवाल, वेजेस वाले सवाल पढ़ रखे हैं। तो बेटा कुल मजदूरी, मजदूरी या कह सकते हो कुल खर्च, कुल मजदूरी कह लो या आप कह सकते हो कुल खर्च, इसी को इंग्लिश में कहते हैं टोटल वेजेस, वेजेस या कह सकते हो बेटा टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये इसलिए सीखना आवश्यक है, इंग्लिश में सीख लिया तो थोड़ा बहुत है ना, कभी कभी काम आ जाते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये कैसे निकलता है? प्रति कटाई की दर, आपको एक बार काटने का खर्चा दिया जाएगा, रेट, कि इस रेट में भैया कटाई हो रही, वहां पर एक बार चाकू चलाने का इतना रेट है, प्रति कटाई की दर गुणे 3 into n-1, ये बेटा इसका फॉर्मूला होता है, प्रति कटाई की दर गुणे 3 into n-1। एंड द लास्ट वन इज कि भाई बड़ा सा घन लिया, रख दिया, काट दिया, मजदूरी भी लग गई, पैसे भी लग गए, सब हो गया, कितने छोटे घन निकले उसमें से, छोटे छोटे पीस कितने निकले, तो उसे बोलते हैं कुल छोटे घनों की संख्या, कुल छोटे घनों की संख्या। बेटा कुल छोटे घनों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, इसी को इंग्लिश में क्या कह सकते हो बेटा? टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स जो होते हैं इसका फॉर्मूला होता है n क्यूब, डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला। ये बार बार इतनी देर से n लिखते चले आ रहे हैं, ये n पता तो चले ये n है क्या चीज, पता तो चले तब तो रखेंगे। जहां पर n निकालने का तरीका होता है, बड़े घन की भुजा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बेटा n निकालने का तरीका ये होता है,
आपको हम बड़े घन की भुजा बताएंगे, छोटे घन की भुजा बताएंगे, और बस इससे सॉल्व करके n निकाल लेना, और जो n निकले वही सब में n की जगह रख देना, सारे आंसर आपके निकलते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये कल हम लोग इसके सवाल लगाएंगे। आज फार्मूले पे लिख लिया पूरे, कल क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक, ओके, इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस 112 बैच में